Good morning, my dear ones. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स. राइट, क्योंकि अर्चना एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पता है और हमने आपको बता भी रखा है कि ये हमारा होम साइंस का सीरीज़ चल रहा है. राइट एंड ट्वेल्थ क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम की जो बुक्स होती है ट्वेल्थ क्लास की. राइट, ट्वेल्थ क्लास के कंटेंट हमने चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और उसके साथ साथ हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राइट के फॉर्म में क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं. PYQ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आपके TGT PGT एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं राइट, होम साइंस से रिलेटेड, उनको हम आपको डिलीवर करते जा रहे हैं. मतलब कुछ चैप्टर दिए, जैसे एक चैप्टर दे दिया कंप्लीट, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए, देन फिर नेक्स्ट चैप्टर, देन क्वेश्चंस. इस तरह से आपका थ्योरी भी जा रहा है आपके पास. राइट, और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको PYQ भी डिलीवर हो रहा है, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया. आप अपना स्टैंडर्ड चेक कर सकें, आप किस लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. राइट, कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं. ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है. सिर्फ पढ़ते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप क्वेश्चंस टैकल करना ना आए आपको. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग डियर ऑल, हमारा पेड बैच स्टार्ट हो चुका है फॉर TGT PGT होम साइंस, TGT PGT इकोनॉमिक्स एंड CTET एग्जामिनेशन के लिए. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच, राइट, so kindly comment in comment box and as soon as possible I'll add you in my paid batch. Right, first of all, dear all, होम साइंस का पहले ही मैं बता देना चाहती हूँ आपको, हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेजॉरिटी हमारी हिंदी मीडियम की है. जो बच्चे होम साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उनका हिंदी मीडियम से है. बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट द ऑल द कंटेंट इन इंग्लिश मीडियम, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. बट अभी डिलीवरी हमारी हिंदी मीडियम से चल रही है, क्योंकि मेजॉरिटी हमारा ये मकसद नहीं है कि हमें सिर्फ दिखाना है, हमें ये है कि अथेंटिक डिलीवरी करो ताकि एग्जामिनेशन क्रैक हो. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग, जैसे हम होम साइंस का एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, ठीक है ना, देन हम इकोनॉमिक्स पे आएंगे. राइट, इकोनॉमिक्स में हमें दोनों टाइप के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्म में चलेगा. राइट, फॉर एग्जांपल अगर हम डिमांड पढ़ा रहे हैं तो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड बताएंगे और उसको मांग के नियम को भी हम अच्छे से बताएंगे. राइट, तो आपको वहाँ मतलब दोनों फॉर्म में चलेगा. राइट, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट. राइट, and without wasting our time, so let's start. Right, चलो, होम साइंस, इट्स अमेजिंग ना, कितना प्यारा लग रहा है. जैसा कि हमने बताया 10th क्लास की सीरीज़ हमारी चल रही है और ये सीरीज़ हमारी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चल रही है. राइट, तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर TGT PGT होम साइंस, राइट, उसके लिए तो रिलेवल ही है. लेकिन बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, 10th के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, तो उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही का सिलेबस हम डिलीवर कर रहे हैं, तो आपके लिए तो अच्छा है. तो आप कोई भी हो, ठीक है ना, आप ये वीडियो देख सकते हो. राइट, चलो यार, लास्ट क्वेश्चन हमारा, जस्ट वेट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ही था जो हमने स्टॉप किया था लास्ट वीडियो से, वही उसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3, गृह सज्जा के कलात्मक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए.
सजावट के मूलभूत आधार क्या है? सजावट में रंग व्यवस्था का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। या गृह सज्जा के मूलभूत कलात्मक सिद्धांत कौन से हैं? किन्हीं दो सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। गृह सज्जा के कलात्मक सिद्धांत। आधार कला किसी सुंदर विषय वस्तु के प्रति मनुष्य की अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इसके उदाहरण हैं प्रकृति, संगीत, गीत, मूर्ति निर्माण, चित्रकला, सुंदर सुंदर भवनों के निर्माण इत्यादि। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कला का अपना अलग महत्व है। कला के निर्माण के 4 मुख्य तत्व हैं। कौन कौन सी हैं? रेखाएं, आकार, बनावट की विधियां, रंग। गृह सज्जा में कला के इन मूल तत्वों के आधार पर कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन किया जाता है। गृह सज्जा के प्रमुख मूलभूत सिद्धांत निम्न हैं। समानुपात लय, इसके आगे चलते हैं हम। आइए, समानुपात, लय, सबलता, क्रम, संतुलन, अनुकूलन, यही याद कर लो क्योंकि 1000 टाइम ये जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप बताइए कि गृह सज्जा के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं? कितने सिद्धांत हैं? गृह सज्जा के 5 सिद्धांत हैं। फिंगर पे आप रख लो, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं तो सिद्धांत 5 हैं गृह सज्जा के। ठीक, ऐसे ही देखो रुको मैं बताती हूँ। गृह 2 हो गया, राइट। जा सज्जा यानी 5, तो 5 सिद्धांत। देखो किसी चीज़ को ना रटना ही आप नहीं रट सकते किसी भी चीज़ को, वैसे नॉर्मली भी, ठीक है ना, क्योंकि कला के तत्व अलग हैं, कला के सिद्धांत अलग हैं, डिज़ाइन के तत्व अलग हैं, डिज़ाइन के सिद्धांत अलग हैं, उनके स्टैंडर्ड अलग हैं, उनके लेवल अलग हैं, राइट। आप मिक्स कर दोगे तो इसलिए आप जो है इसको लिंक करके पढ़ो तो आपको परमानेंट मेमोरी में फीड हो जाएगा, आपको याद करने की भी जरूरत है। गृह 2 हो गया, सज्जा 3 हो गया, यानी गृह सज्जा के सिद्धांत 5 मूलभूत। कौन कौन से? समानुपात, लय, सबलता, क्रम, संतुलन, अनुकूलन। फिर से याद करो, समानुपात, लय, सबलता, क्रम, संतुलन, अनुकूलन। समानुपात, लय, सबलता, क्रम, संतुलन, अनुकूलन। समानुपात, लय, सबलता, क्रम, संतुलन, अनुकूलन। समानुपात, लय, सबलता, क्रम, संतुलन, अनुकूलन, राइट। 5 इसके जो है गृह सज्जा के सिद्धांत हैं। चलो, समानुपात गृह सज्जा का एक प्रमुख सिद्धांत है। समानुपात का सिद्धांत कमरे में फर्नीचर व्यवस्थित करने, पुष्प, चित्र लगाने, दीवारों पर सजावट इत्यादि में वस्तु एवं पृष्ठभूमि में समानुपात का ध्यान रखा जाता है। ठीक, समानुपात में का किस चीज़ में ध्यान रखा है? फर्नीचर जब आप व्यवस्थित करते हो, पुष्प सज्जा करते हो, राइट, पुष्प लगाते हो, चित्र लगाते हो, दीवारों को सजावट करते हो, ठीक है ना, इसमें जो वस्तुएं और पृष्ठभूमि जो होती हैं उनमें समानुपात का ध्यान रखा जाता है। समानुपात डिज़ाइन बनाने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मैंने बताया ना, डिज़ाइन के भी सिद्धांत है ये। ठीक, इसमें किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के तुलनात्मक संबंधों का ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के लिए मकान के कमरों, आइए, कमरों, दरवाजों, खिड़कियों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समानुपात के नियमों के अनुसार रखने पर उनकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक, एक कमरे में उसी अनुपात में बड़ा सोफा तथा उसके पीछे दीवार पर समानुपात में लगा बड़े आकार का चित्र अच्छे लगते हैं, राइट। इसी प्रकार फूलदान, फूलों में नियमित समानुपात रखने पर पुष्प सज्जा अधिक आकर्षक प्रतीत होती है। लय, आकृतियों, नापों, रेखाओं तथा रंगों के संबंध को लय कहते हैं। इसका गति से घनिष्ठ संबंध होता है। इसमें रेखाओं, आकृतियों और रंगों आदि का प्रयोग बार बार एक निश्चित क्रम में किया जाता है। जस्ट वेट, हाँ। घर की सजावट में प्रत्येक स्थान पर लय होना आवश्यक है। सबलता या क्रम, दृश्य कला जैसे चित्र, मूर्ति, कशीदाकारी आदि में कुछ अंश प्रमुख होते हैं। ये आकर्षक बिंदु होते हैं
तथा सबल अंश कहलाते हैं। सबलता का यह सिद्धांत गृह सज्जा में भी प्रयुक्त होता है। घर के किसी भी कमरे में खिड़की के पर्दे, अच्छे चित्र, दरी, कालीन आदि में से कोई भी एक आकर्षण का केंद्र हो सकता है, परंतु कमरे की सजावट में आकर्षण बिंदु एक अथवा दो से अधिक नहीं होना चाहिए। संतुलन, संतुलन क्या होता है बेटा? विभिन्न आकारों, डिजाइनों, रंगों इत्यादि के मध्य व्यवस्थित संबंध संतुलन कहलाता है। राइट। संतुलन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है। औपचारिक कौन कौन से होते हैं? औपचारिक, यह नियमित संतुलन होता है। इसमें केंद्र बिंदु के दोनों ओर समान भार व समान आकर्षण बिंदु होता है। जस्ट वेट। हाँ, आइए। समान भार व समान आकृतियों की वस्तुओं को समान दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है, इसे संतुलन बोलता है। बैलेंस, राइट, मतलब दोनों की डिस्टेंस बराबर हो, समान दूरी हो, ठीक है ना, और वस्तुएं जो रखी जाती हों समान आकृति की हो। करेक्ट। एक अनौपचारिक होता है, यह अनियमित संतुलन अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इसमें किसी असमान भार अथवा वस्तुओं को केंद्र बिंदु के दोनों ओर असमान दूरियों पर व्यवस्थित किया जाता है। राइट। तो संतुलन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक। क्लियर। अनुकूलन, जब वस्तुओं में पर्याप्त आपसी समानता दिखाई देती है तो इसे अनुकूलन अथवा अनुरूपता कहते हैं। गृह सज्जा में अनुकूलता के सिद्धांत को कला के चारों प्रमुख तत्वों रेखा, आकार, बनावट, रंग के प्रयोग में लागू कर सकते हैं। गृह सज्जा में रंग व्यवस्था का महत्व, उचित रंग कमरे में चार चांद लगा सकते हैं। राइट। जस्ट वेट। हाँ, वहीं अनुचित रंग उसे भद्दा भी बना सकते हैं। बढ़िया कपड़े का पर्दा कलात्मक दृष्टि से किसी काम का नहीं है यदि उसका रंग कमरे के अनुकूल नहीं बैठता। राइट। कभी कभी साधारण सी वस्तु से उपयुक्त कमरे के कारण कमरे की सज्जा का प्रभाव कहीं अधिक बढ़ जाता है। क्लियर। गृह को सुव्यवस्थित करने के क्या क्या साधन हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए। घर के पर्दे व चित्रों का चुनाव किस प्रकार करेंगी, समझाइए। फूलों तथा चित्रों का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। राइट। आइए। घर की सजावट में फर्नीचर का क्या महत्व है। गृह सज्जा में पर्दे व पुष्प का क्या महत्व है। ठीक। संकेत की आंतरिक सज्जा के लिए, ओहो ऐसे कभी एग्जाम में मत लिख दें 10th वाले बच्चों कि आंसर नंबर ये देखिए। एग्जामिनर तुम्हारा 0 नंबर देके तुम्हें रिजल्ट दिखा देगा। गृह सज्जा के साधन की प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? देखिए, फर्नीचर हो गया आपका। फर्नीचर में क्या क्या आता है? कुर्सियाँ, मेज़, डेस्क, सोफे, पलंग, तख्त, दीवान, चौकियाँ, अलमारी, रैक, सेल्फ इत्यादि प्रमुख प्रकार के फर्नीचर हैं। फर्नीचर प्रायः लकड़ी, स्टील, एल्युमिनियम के बनते हैं। लकड़ी के फर्नीचर अधिक मूल्यवान होते हैं। राइट। जस्ट वेट। हाँ, चलो। फर्नीचर खरीदते समय क्या ज़रूरत है? आवश्यकता, टिकाऊपन, अपनी आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सजावट के लिए फर्नीचर खरीदते समय घर में इसके लिए उपलब्ध स्थान का ध्यान रखना चाहिए। राइट। महानगरों में प्रायः स्थान बचाओ फर्नीचर जैसे फोल्डिंग कुर्सियाँ होती हैं, राइट, मेज होते हैं, पलंग होते हैं इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। जगह बच जाता है ना, इसलिए। ठीक। और 2-1-3-1 अपना यूज़ भी कर सकते हो कि डे में आप सोफे के फॉर्म में रहता है और नाइट में आप फैला लो तो आपको बेड के फॉर्म में मिलता है। आजकल मॉडर्न एज में सारी टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो चुका है ना। राइट। पर्दे, खिड़कियों और दरवाजों पर आर्थिक स्थिति के अनुसार मूल्य के रंग बिरंगे पर्दे लगाए जा सकते हैं। पर्दे का उपयोग गोपनीयता के लिए तथा वायु, प्रकाश, गर्मी एवं ठंड से बचाव के लिए किया जाता है। राइट।
पर्दे लगा दोगे, अनवांटेड चीज़ें, एक तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, बाहर से कुछ विजिबल नहीं होगा, दूसरा कोई भी चीज़ जैसे धूल गंदगी ये सब एंट्री नहीं कर पाएगा घर में, राइट? क्लियर? चलिए, अतः घर के विभिन्न कमरों के लिए पर्दों के डिज़ाइन रंगों का चयन करते समय विवेक का प्रयोग करना चाहिए। घर के पर्दे की सजावट का महत्वपूर्ण साधन है, राइट? चलिए, फिर आपके आ गई दरी एवं कालीन। इनका उपयोग ठंडे प्रदेशों में ठंड से बचाव के लिए कच्चे एवं सीमेंट के फर्श को ढकने के लिए किया जाता है। आजकल दरी के स्थान पर जूट की बनी चटाई प्रयोग में लाई जाती है। कालीन एक मूल्यवान वस्तु है, अतः इनको खरीदते समय अपनी आर्थिक क्षमता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कालीन का नाप, रंग, डिज़ाइन पर्दों के डिज़ाइन व रंग से समन्वित एवं संतुलित होना चाहिए। चित्र मूर्तियाँ। घर की सजावट के लिए यहाँ सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाले साधन हैं तैल चित्र यानी ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, मैं बनाती हूँ एंड इट्स अमेजिंग। उस पर सबसे बड़ी बात होती है पानी वानी का कोई वो नहीं पड़ता, अगर वाटर हो गया तो ख़राब नहीं होता, राइट? और लॉन्ग लाइफ होता है, लॉन्ग लास्टिंग। तेल चित्र हों या अथवा पेंटिंग, विभिन्न कमरों को सजाते समय इनकी विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए ड्राइंग रूम में महापुरुषों के चित्र तथा शयन कक्ष में श्रृंगारिक चित्रों को लगाना उचित रहता है। कहने का तात्पर्य है कि कौन सा कमरा किस उपयोग का है, उसमें उसी के अनुरूप चित्र लगाने चाहिए। मूर्तियों, खिलौनों का उपयोग भी उपयुक्त नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए, राइट? फिर आपके आगे पुष्प सज्जा। इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना? पुष्प सज्जा, फूल एवं साज सज्जा वाले पौधे भी चित्र एवं मूर्तियों के समान सजावट का प्रमुख साधन हैं। इनके द्वारा घर की बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार की सजावट की जा सकती है। उदाहरण के लिए भूमि अथवा गमलों में फूल वाले अथवा साज सज्जा वाले पौधे घर की बाह्य सजावट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तथा फूलों को फूलदान व अन्य पात्रों में लगाकर घर की आंतरिक सजावट की जाती है। घर की सजावट में फूलों को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए इन्हें ड्राइंग रूम में पढ़ने के कमरे अर्थात स्टडी में किताबों की शेल्फ पर रखे फूलदान में तथा भोजन कक्ष में भोजन की मेज आदि पर सजाया जाता है, करेक्ट? ड्राइंग रूम से आप क्या समझते हैं? घर के इस कमरे के महत्व एवं सजावट की विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए। बैठक का क्या महत्व है? अगर आपने घर की बैठक को किस प्रकार सजाएंगे? बैठक की सजावट के उपकरण विधि लिखिए। बैठक की सजावट में किन किन वस्तुओं का होना आवश्यक है? बैठक यानी ड्राइंग रूम से आशय प्रत्येक व्यक्ति के घर पर किसी न किसी प्रयोजन से समय समय पर कुछ लोग मिलने के लिए अवश्य आया करते हैं। इनमें से कुछ व्यक्तियों के साथ तो घनिष्ठ मित्रता के संबंध होते हैं तथा कुछ के साथ केवल औपचारिक संबंध ही होते हैं। औपचारिक संबंध वाले व्यक्तियों को हम हर समय अपने शयन कक्ष में या भोजन के कमरे में नहीं बिठा सकते। स्पष्ट है कि इस प्रकार के आगंतुक के स्वागत के लिए बैठाने के लिए एक अलग कमरा होता है, सभी जानते हैं, ठीक है? ड्राइंग रूम की एक अपनी अलग वो है, वैल्यू है, राइट? इसी कमरे को बैठक या ड्राइंग रूम कहा जाता है। आजकल प्रायः सभी घरों में ड्राइंग रूम बनाने का प्रचलन है। ड्राइंग रूम में प्रत्येक बाहर से आने वाले व्यक्ति को बिठाया जाता है। सामान्य रूप से यह कमरा घर के मुख्य द्वार के निकट ही होता है ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति को सुविधापूर्वक वहीं बिठाया जा सके। बैठक का महत्व ड्राइंग रूम अथवा बैठक प्रत्येक घर का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि
इसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों और अतिथियों का स्वागत किया जाता है, अतः इस कमरे की सजावट अन्य कमरों से अधिक सुरुचिपूर्ण और विवेकपूर्ण होती है। यह घर के मुख्य द्वार के निकटतम का कमरा होता है। घर के अन्य कमरों में चाहे सजावट न हो, परंतु ड्राइंग रूम को सदैव सजावट सुरुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। आगंतुक प्रायः इसी कमरे में बैठते हैं, अतः इस घर की गोपनीयता बनी रहती है, राइट। इससे बैठक की साज सज्जा घर के रहन सहन के अनुसार करनी चाहिए, राइट। फिर अगर जो है बैठक के आकार बैठक के आकार एवं उपलब्ध स्थान के अनुसार मूढ़े रखे। देशी, देखो दो तरह की मतलब गृह सज्जा होगी, एक देशी शैली, एक विदेशी शैली, राइट। ठीक है ना। तो देशी शैली में आप जो है तखत वगैरह लगा सकते हो, तकिए रख सकते हो। बैठक के आकार और उपलब्ध स्थान के अनुसार मूढ़े भी बनवाए जा सकते हैं। मूढ़ों पर आकर्षक गद्दियाँ लगाई जा सकती हैं। बैठक के फर्श पर दरी बिछाई जा सकती है। कमरे के केंद्रीय भाग में दरी पर कालीन बिछाया जा सकता है, राइट। कमरे के सिरे पर एक सुंदर अलमारी रखी जा सकती है। इस पर रेडियो, टीवी आदि भी रखी जा सकती है। इससे अन्य खानों में सजावट की वस्तुएं अथवा उच्च कोटि की पुस्तकें रखी जा सकती हैं। दीवारों की सजावट आकर्षक एवं चित्रों एवं सामग्रियों द्वारा की जा सकती है। क्लियर। ये देखो आपका ड्राइंग रूम का, ऑलराइट। ये आपका सेकेंड टाइप का क्या होता है बेटा, सजावट की विदेशी शैली। ये आपकी देशी शैली हो गई। दूसरी आपकी विदेशी शैली। इस शैली में दीवान और मूढ़ों के स्थान पर सोफा लगाया जाता है, राइट। देखो यहाँ सोफे लगे हुए हैं ना। अरे वैसे ही यार हम लोग मतलब नॉर्मली हम देखते ही हैं, कुछ नहीं आ रहा है आपको। टेली मूवीज़ वगैरह देखोगे वहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा, राइट। ठीक है ना। इस शैली में दीवान व मूढ़ों के स्थान पर सोफा लगाया जाता है। कमरे का आकार एवं उपलब्ध स्थान के आधार पर सोफे की संख्या में 2 या अधिक भी हो सकते हैं, राइट। डिपेंड करता है कि आपका रूम कितना बड़ा है। फर्श पर आवश्यकता अनुसार दरी कालीन बिछाए जा सकते हैं। प्रत्येक सोफे के सामने एक सेंटर टेबल रखी जा सकती है, राइट। यह सनमाइका या कांच की हो सकती है, अन्यथा इस पर कपड़े या प्लास्टिक का सुंदर कवर बिछाया जा सकता है। 2 छोटी मेज़ें भी साइड में रखी जा सकती हैं, ठीक है ना। इन पर ऐश ट्रे आदि रखे जा सकते हैं, करेक्ट। कमरे में एक और आकर्षक कैबिनेट में टीवी रखी जा सकती है। चलो अरे वही सेम आ गया क्या। चलो फिर और उसमें ऑयल पेंटिंग लगाई जा सकती है, राइट। और दरवाज़ों खिड़कियों पर आकर्षक पर्दे लगाए जा सकते हैं। पर्दों, दीवारों एवं अन्य सामग्रियों का चयन करते समय विरोधी एवं सहयोगी रंगों का ध्यान रखना चाहिए। रंगों का उपयुक्त चुनाव सजावट के आकर्षण को कई गुना बढ़ा देता है। क्लियर। आइए, 2 शैली आपने पढ़ी, एक देशी शैली इंडियन जो मतलब परंपरागत शैली, एक विदेशी शैली। अब एक आती है मिश्रित शैली। इसमें देशी और विदेशी दोनों शैलियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए दीवान तथा सोफों दोनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दीवान भी रख लो, सोफे साइड में 2 सोफे रख लो और सेंटर में आप एक साइड में दीवान रख के आप मूढ़े वगैरह लगा सकते हैं, राइट। पिलो वगैरह रख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की कुर्सियां तथा मूढ़े दोनों ही रखे जा सकते हैं। यद्यपि इस शैली में कोई मौलिकता नहीं होती है, फिर भी यह शैली अधिक लोकप्रिय, सुविधाजनक है, ठीक है ना। फिर आपके आगे बेटे डाइनिंग रूम, ठीक। खाने का कमरा जिसे बोलते हो, ठीक। डाइनिंग रूम की सजावट आप किस प्रकार से करना पसंद करेंगे और क्यों। देशी विदेशी शैली के अनुसार खाने के भोजन के कक्ष की साज सज्जा आप किस प्रकार करेंगे। भारतीय पश्चात शैली के भोजन कक्ष में
क्या क्या अंतर होना चाहिए, सविस्तार वर्णन कीजिए, भोजन कक्ष की सजावट की विधि लिखिए। तो मानव जीवन में भोजन ग्रहण करने का विशेष महत्व है। व्यक्ति भोजन जुटाने के लिए ही अनेक, भाई दुनिया भर के हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, किसके लिए? भोजन के लिए ही, है ना। तो मानव जीवन में भोजन ग्रहण करने का विशेष महत्व है। व्यक्ति भोजन जुटाने के लिए ही अनेक परेशानियां उठाता है। एक समय था जब लोग पाकशाला या रसोई घर में ही बैठकर शांत भाव से भोजन ग्रहण किया करते थे। उस समय जीवन सादा एवं सरल तथा कर्म व्यस्त था। आज जीवन बदल गया है। आज पाकशाला में बैठकर भोजन ग्रहण करने की सुविधा नहीं है। आधुनिक घरों में प्रायः रसोई घर काफ़ी छोटे होते हैं, अतः वहां बैठकर भोजन ग्रहण करना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त जीवन व्यस्त होने के कारण अनेक बार जूते मोजे कोट पैंट पहने हुए भी भोजन करना पड़ता है। नेचुरल सी बात है, मतलब जैसे हमें ऑफिस जाना है तो हम तैयार होके करते हैं, ठीक है ना। ये बोला जा रहा है। इस दशा में रसोई में घर में बैठकर भोजन नहीं कर सकते, राइट, नहीं किया जा सकता। इन समस्त परिस्थितियों का विचार करते हुए आजकल सभी घरों में अलग से खाने का भोजन का कमरा बनाया जाता है। इस कमरे में ही भोजन का कमरा या डाइनिंग रूम इसे कहा जाता है, राइट। खाने के कमरे की सजावट आइए देखते हैं। खाने के कमरे की सजावट। खाने के कमरे की सजावट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सफाई। खाने का कमरा इस प्रकार से स्वच्छ होना चाहिए कि कमरे में संवातन प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। खाने के कमरे की सजावट की मुख्य शैलियों या विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। परंपरागत देशी शैली। भारतीय शैली में भोजन ग्रहण करने के लिए चौकी, पटरी, आसन का उपयोग किया जाता है। देशी शैली में भोजन कक्ष में सुविधाजनक चौकी, पटरी अथवा आसन की व्यवस्था की जाती है। चौकियों पर सुंदर सुंदर मेजपोश बिछाए जाते हैं। भोजन करते समय रेक्सिन अथवा प्लास्टिक के कपड़े चौकियों पर बिछाए जाते हैं। ये सुंदर तथा आकर्षक डिज़ाइनों व रंगों के होते हैं। भोजन गिरने पर स्थायी रूप से गंदे नहीं होते। दीवारों की सजावट बैठक के कमरे की अपेक्षा साधारण होती है, राइट। भोजन कक्ष में रेफ्रिजरेटर या पानी रखने का कोई अन्य स्थान भी रखा जा सकता है। फ्रिज वगैरह वहीं रख लो तो इजी रहता है, आसानी रहता है, ठीक है ना। भोजन कक्ष प्रायः रसोई घर से जुड़ा हुआ होता है। परंपरागत देशी शैली। भारतीय शैली में भोजन ग्रहण करने के लिए चौकी, पटरी, आसन का उपयोग किया जाता है। देशी शैली में भोजन कक्ष में सुविधाजनक चौकी, पटरी अथवा आसन की व्यवस्था होती है। चौकियों पर सुंदर सुंदर मेजपोश बिछाए जाते हैं। भोजन ग्रहण करते समय रेक्सिन अथवा प्लास्टिक के चौकियों पर बिछाए जाते हैं। ये सुंदर तथा आकर्षक डिज़ाइन व रंगों के होते हैं। भोजन गिरने पर अस्थायी रूप से गंदे नहीं होते। दीवारों की सजावट कमरे की बैठक की अपेक्षा साधारण होती है। भोजन कक्ष में रेफ्रिजरेटर अथवा पानी रखने का कोई अन्य साधन भी रखा जाता है। भोजन कक्ष प्रायः रसोई घर से जुड़ा होता है ताकि भोजन लाने ले जाने की सुविधा रहे। देशी शैली में भोजन थालियों, कटोरियों में परोसा जाता है, अतः भोजन कक्ष में बर्तन रखने की अलमारी भी होती है, राइट। विदेशी शैली। इस शैली में भोजन कक्ष में एक बड़ी मेज होती है, डाइनिंग टेबल होता है। इसके चारों तरफ बिना हत्थे वाली, ठीक है ना, 4 अथवा 6 कुर्सियां होती हैं, राइट। डाइनिंग चेयर्स जिन्हें कहते हैं लगाई जाती हैं। डाइनिंग टेबल के ऊपरी सतह पर रैक्सीन, शीशा अथवा सनमाइका लगी होती है। इसका लाभ यह होता है कि भोजन इत्यादि गिरने पर डाइनिंग टेबल को सरलतापूर्वक साफ किया जा सकता है, राइट। रेफ्रिजरेटर, पानी के अन्य साधन की व्यवस्था भी भोजन कक्ष में ही रखी जानी चाहिए। भोजन कक्ष निश्चित रूप से रसोई से जुड़ा हुआ होना चाहिए। भोजन कक्ष एक और
के एक और हाथ मुंह धोने के लिए वॉश बेसिन लगा होना चाहिए, राइट। इसमें साबुन व स्वच्छ तौलिए की व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन कक्ष के दरवाजे एवं खिड़कियों पर साधारण परंतु स्वच्छ एवं आकर्षक पर्दे लगे होने चाहिए। भोजन कक्ष की खिड़कियों पर लोहे के तार की जाली लगानी आवश्यक है। यह भोजन कक्ष में मक्खियों को प्रवेश नहीं करने देती। दीवारों पर अच्छे अच्छे चित्र, डाइनिंग टेबल पर पुष्पों से सज्जित फूलदान भोजन प्राप्त करने वालों के मन को प्रसन्न करते हैं, राइट। फिर आपका आ गया शयन कक्ष की सजावट का सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए। घर में शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, उसकी सजावट में किन बातों का ध्यान रखना आप आवश्यक समझते हैं। एंड शयन कक्ष की सजावट की वस्तुओं की सूची बनाइए। चलिए, घर में शयन कक्ष विश्राम के लिए नींद के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। नींद के लिए शांत एवं एकांत वातावरण आवश्यक है। सोने के लिए अलग से कमरा निर्धारित किया जाता है, राइट। इस कमरे को ही हम शयन कक्ष बोलते हैं। जस्ट वेट इस कमरे को ही शयन कक्ष कहा जाता है। मकान में शयन कक्ष के लिए एक ऐसे कमरे का चुनाव करना चाहिए जहां अधिक शोर की संभावना ना हो, जिस कमरे में से होकर आना जाना आवश्यक ना हो। जहां तक संभव हो कि बाहरी द्वार से पीछे हटकर ही शयन कक्ष होना चाहिए। शयन कक्ष हवादार एवं साफ होना चाहिए। शयन कक्ष की सजावट में ध्यान रखने योग्य बातें। ये आपका बेडरूम का पिक्चर है। अब चूँकि बुक्स जैसा पिक्चर अवेलेबल था वही मैंने किया, अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, ठीक है ना। तो शयन कक्ष की सजावट में ध्यान रखने योग्य बातें। पहले अपना बेडरूम देख लो। देखो, सिंपल सा बेड लगा हुआ है, विंडो लगा हुआ है। विंडो के साइड में प्राइवेसी के लिए पर्दे हैं, लेकिन विंडो ऐसी जगह है जहाँ रोशनी और आपकी सूर्य की रोशनी और जो है स्वच्छ हवा दोनों आ रही। आप अपने मन मुताबिक आप उसमें पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हो, ठीक है ना। शयन कक्ष की सजावट विशेष रुचिपूर्वक करनी चाहिए। शयन कक्ष में सर्वाधिक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण वस्तु है पलंग। पलंग अधिक से अधिक आरामदायक होना चाहिए। पलंग पर अच्छी से अच्छी चादर बिछाई जानी चाहिए, ठीक, ताकि नींद अच्छी आए भाई। पलंग के अतिरिक्त शयन कक्ष में साइड टेबल भी होना चाहिए, ठीक। इन पर पानी, दूध इत्यादि रखे जा सकते हैं। और शयन कक्ष में ही श्रृंगार की मेज भी होनी, ड्रेसिंग टेबल भी होना चाहिए। श्रृंगार की मेज के दर्पण पर अच्छे से कवर डाला हुआ हो, राइट। शयन कक्ष को सुसज्जित करने के लिए गहरे रंग के मोटे पर्दे लगाए जा सकते हैं। इससे एकांत प्राप्त होता है तथा बाहरी धूप और चौंध से भी बचा जा सकता है, राइट। ये चीज़ जो उस रूम में व्यक्ति सो रहे हैं, राइट, कौन है, स्टूडेंट है, हस्बैंड वाइफ हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक, उस पर डिपेंड करता है। उनकी रुचि के अनुसार आप करेंगे, राइट। मेन थिंग इज़ दैट। लेकिन प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए मोटा कपड़ा पर लगाया जाना चाहिए, ठीक है ना, पर्दा। इससे एकांत प्राप्त होता है। बाहरी धूप, चौंध आदि से भी बचा जा सकता है। शयन कक्ष में अन्य प्रकाश के अतिरिक्त नाइट बल्ब आवश्यक हैं। शयन कक्ष को सुसज्जित करने के लिए कुछ कलाकृतियाँ भी रखी जा सकती हैं। यदि इस कक्ष में केवल पति पत्नी को ही सोना हो तो कुछ श्रृंगारिक चित्र एवं मूर्तियाँ भी रखी जा सकती हैं। शयन कक्ष की सजावट में
कमरे में सोने वालों की रुचि का सर्वाधिक महत्व होता है। इसमें दिखावट या प्रदर्शन के दृष्टिकोण से सज्जा नहीं की जाती। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि शयन कक्ष की सजावट की मुख्य विशेषता है विश्राम में सहायक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसोई घर की विभिन्न सजावट आप किस प्रकार करेंगे, समझाइए। रसोई घर प्रत्येक कमरे का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ से परिवार के सभी सदस्यों अतिथियों के लिए भोजन मिलता है। बच्चा मैं यहाँ स्टॉप कर दूँ ये आपका, क्योंकि जो है फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और जो है फिर यूट्यूब पर अपलोड होने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, ठीक है ना, कोई ग्लिच ना हो इसलिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 से ही मैं वापस आती हूँ, राइट। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मदमस्त रहिए एंड पढ़ते रहिए। भले ही आप स्पीड के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, धीरे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखो, क्योंकि जहाँ स्टॉप हो गया वहाँ हम भूलना स्टार्ट कर देते हैं। एक मतलब फिनोमिना है, एक मतलब नेचुरल सी बात है, हम भूलने लगते हैं, ठीक है ना। तो आप लर्निंग कंटिन्यू करो। डेट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है एग्जामिनेशन का, ठीक है ना। तब ये ना हो कि अरे अब क्या करें, तैयारी अभी से डेली टू डेली करते जाओ, ठीक है ना। अपना कर्म करो, बाकी है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।